Hello guys, how are you? I hope all of you are good. This is the first episode of Game of Life. यदि आपने अभी तक इसका इंट्रो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि मेरे दोस्त एक ऐसे शिकंजे में जाकर फंस चुके हैं जिससे बाहर निकलना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट फिर भी हम अपने दोस्तों को इस गेम से बाहर निकाल के रहेंगे। तो लगाते हैं अपना पूरा एफर्ट अपने दोस्तों को इस गेम से बाहर निकालने के लिए। सो बिना देर के स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। The title of this video is How to Control Your Anger। इस दुनिया में सबको गुस्सा आता है, किसी को कम तो किसी को बहुत ज्यादा। इवन एनिमल एंड बर्ड तक अपने गुस्से को एक्सप्रेस करते हैं। बट जब आप बोलते हो मुझे बहुत गुस्सा आता है और कई बार ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो ये आप बिल्कुल झूठ बोलते हो। क्योंकि यदि गुस्सा आपके कंट्रोल से बाहर होगा तो वो ये नहीं देखेगा कि सामने कौन है। बट आपके केस में ऐसा नहीं होता। आप वहीं गुस्सा करते हो जहाँ आपको पता है कि यहाँ गुस्से से मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला। नहीं आई बात समझ में? चलो इस एग्जांपल से समझते हैं। मीटिंग में बॉस अपने कलीग्स की बहुत बेइज्जती कर रहा होता है, बट कलीग्स को फिर भी उस पर गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उसे पता है कि यदि कलीग्स बॉस पर गुस्सा दिखाया तो अपनी नौकरी तक जा सकती है। बट वही कलीग्स, वही इंसान जब अपने घर पर आता है तो अपना गुस्सा, बॉस का गुस्सा अपने परिवार वालों पर, अपने बच्चों पर निकालता है। तो आप बताओ कि आपको गुस्सा आता है या आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको गुस्सा कहाँ करना है? एंगर, क्रोध की जो पहली सबसे बड़ी वजह है वो है अपने माइंड में कुछ एक्सट्रीम लाइक्स, डिसलाइक्स, कुछ सही कुछ गलत पकड़कर अपने माइंड में अपनी कंसेप्ट एंड आइडियाज बनाकर अपनी एक पर्सनैलिटी बिल्ड कर लेना। मतलब अपने माइंड में अपनी एक छोटी सी दुनिया बना लेना। अब कोई दूसरा इंसान उस दुनिया को, उस पर्सनैलिटी को हिट करने की कोशिश करता है तो इंसान क्रोध से, बेचैनी से और डर से तड़पने लगता है। यदि आप चाहो तो अपने गुस्से को पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हो। जैसे यदि आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई पड़ोसी आपके पास आता है और आपसे बोलता है कितनी उम्र हो गई तेरी, अब तक पैसा क्यों नहीं कमाता, घर वालों के ऊपर क्यों बोझ बन रहा है, तो वहाँ आपको गुस्सा दिखाने की या उदास होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो बिल्कुल सही बोल रहा हो। तो उस समय आपके अंदर से एक सेल्फ स्टीम उठनी चाहिए जो आपसे बोलती हो कि वास्तव में अब तुझे कुछ करके दिखाना है। इन लोगों के लिए नहीं, इन पड़ोसियों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए, बल्कि खुद की फैमिली के लिए तुझे कुछ करना है। ध्यान रखना कि अपनी सेल्फ स्टीम को कभी भी आपको डाउन नहीं करनी है, आपको कभी भी अपनी नज़रों में नहीं गिरना है। इसी का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो आपके लिए भी, इस समाज के लिए भी और इस दुनिया के लिए भी, बट हो सकता है कि उससे आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग ना हो पाती हो। तो उस समय यदि कोई आपके पास आता है और आपसे बोलता है कि कैसा काम कर रहा है जिसमें कितना कम पैसा मिल रहा है, तुझे पता है मैं कितना पैसा कमाता हूँ, तुझे पता है मेरा बेटा कितना पैसा कमाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको गुस्सा होने की या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे हैं ये लोग, कैसी होगी इन लोगों की दुनिया जो सिर्फ पैसे के इर्द गिर्द घूमती है। जहाँ इनको ज़्यादा पैसा दिखता है वहीं ये लोग नाचने लगते हैं। काम, खुशी और सेटिस्फिकेशन पाने का एक जरिया होता है, बट वही काम इनके लिए पैसा कमाने का और समाज के बीच झूठा सम्मान पाने का एक जरिया है। एंगर, फ्रस्ट्रेशन की जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो है उम्मीदें रखना। ये उम्मीदें किसी से भी हो सकती है, अपने परिवार वालों से भी हो सकती है और खुद से भी हो सकती है। जैसे यदि कोई बच्चा है जो 5-10 साल लगाकर एक यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है, बट उसके बावजूद भी उसका यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाता, तो अंदर एक बेचैनी, एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन सी उठने लगती है कि इतने साल मैंने ज़िंदगी के बर्बाद कर दिए, फिर भी मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाया। उसे लगता है कि मेरी पूरी लाइफ ही बर्बाद हो गई, और इसी चक्कर में वो कुछ भी गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। वो समझा ही नहीं कि वो सिर्फ अकेला नहीं है जो इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, बल्कि 99.9% लोग हैं जो इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके हैं। जब उसने अपना विजन, अपना गोल डिसाइड किया था तो उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो कितनी भी तैयारियाँ कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, बट भारी सिचुएशन, भारी परिस्थितियाँ कभी उसके कंट्रोल में नहीं रहने वाली। ध्यान रखना कि आपको अपनी लाइफ के 2 या 3 साल ही किसी एग्ज़ाम को देना है, 10 साल नहीं। क्योंकि जब आप बहुत सारे साल के एग्ज़ाम को क्रैक करने में निकाल देते हो तब आपको लगता है कि अब पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूँगा। और इसके साथ ही आपके पास एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए। मतलब अगर किसी कारणवश आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता तो आपके पास एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए कि अगर इसमें मेरा नहीं हो पाया तो उसके बाद मैं क्या करूँगा। एक जगह मैंने कोटेशन पढ़ा था कि आदमी को अपने बैकअप का भी बैकअप प्लान तैयार करना चाहिए कि अगर मेरा इसमें नहीं हो पाया तो मैं ये कर लूँगा, अगर उसमें भी नहीं हो पाया तो मैं ये कर लूँगा। इसलिए बिल्कुल अपने माइंड को क्लियर रखना है।
अधिकांश लोग किसी एग्ज़ाम में इसलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो पढ़ाई करने को सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने का एक जरिया समझते हैं। उन्हें लगता है कि बस कुछ पढ़ लिया और एग्ज़ाम में जाकर लिख दिया। बट ध्यान रखना कि आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है, ये सोचना है कि 2 साल बाद जब मैं एक एग्ज़ाम को क्लियर करूँगा, मैं एक IAS बनने जा रहा हूँ, तो मुझे अपने इंडिया की हर नॉलेज बारीकी से पता होनी चाहिए। अगर मुझे मेरे भारत की हर नॉलेज, हर छोटी से छोटी नॉलेज ही पता नहीं है तो मैं क्या IAS बनूंगा। तो जब आप इस तरीके से स्टडी करते हो तो बहुत चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बट हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बाहरी परिस्थितियाँ कभी भी पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में नहीं रहने वाली, तो चांस ये भी है कि आप फेल भी हो जाओ। बट इस फेलियर से आप बहुत जल्दी उबर जाओगे अब, क्योंकि अब आपके पास कई बैकअप प्लान्स है। और इसका एक दूसरा विकल्प भी सामने आता है कि जब आप अपने भारत देश को डीपली स्टडी करते हो, इस दुनिया को डीपली समझते हो, तो बहुत चांस है कि आपको कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में पता चले जिससे आप पहले बिल्कुल अनजान थे। जैसे जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन कितनी कम है, जो गांव की जो महिलाएं उनमें एम्पावरमेंट कितना कम है, जो जानवरों के ऊपर जितना अत्याचार हो रहा है उसके लिए आप काम कर सकते हो। एक केस स्टडी में पता चला है कि हर दिन लगभग 200 प्रजातियां जीवों की बिल्कुल विलुप्त होती जा रही है। मतलब हर एक घंटे में 10 प्रजातियां बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा पर्पज मिले ये सब कुछ समझ के कि आपको एक अलग ही विजन मिल जाए काम करने का। आप अपनी एक टीम बना सकते हो, अपनी एक NGO बना सकते हो और कुछ अलग ही डायरेक्शन में आप काम करने लग जाओ। तो भले ही अब आप एक IAS ना बन पाए हो, बट आप अपने लिए, अपने समाज के लिए और इस दुनिया के लिए ज़रूर एक हीरो बन जाओगे। बट उस कंडीशन में क्या होता है जब पेरेंट्स को अपने बच्चों से उम्मीदें होती है और वो पूरी ना हो पाती हो, तब सब यही बोलते हैं कि देखो मैंने अपने बच्चों के लिए कितना कुछ किया और आज वो बदले में हमारे लिए क्या कर रहे हैं। देखो मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करता था और आज उन्होंने हमें क्या दिन दिखाया। तो एक बात बताओ कि आपने सौदा किया था या प्यार किया था? क्योंकि सौदे में नुकसान उठाना भी पड़ सकता है, बट प्यार में सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाता है। अधिकतर लोग तो बच्चा भी सिर्फ इसलिए पैदा करते हैं ताकि उनको बुढ़ापे का इन्वेस्टमेंट मिल सके, बुढ़ापे का सहारा बन सके। इसी के चक्कर में कई लोग बेचारी बच्चियों का गला घोट देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर इन्वेस्ट किया, यहाँ पर अगर अपना पैसा लगाया तो उन्हें बदले में कुछ नहीं मिलेगा। अधिकतर पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने अपने बच्चों को सारी सुख सुविधाएं, सुरक्षा और एक अच्छी एजुकेशन दी है, बट फिर भी हमारे बच्चे गलत ट्रैक पर कैसे चल दिए क्या आपको पता नहीं कि जब वो आपके पास आए कुछ भी पूछने के लिए, जब भी उनके मन में जिज्ञासा उठी किसी बात के लिए कि मम्मा इसका मतलब क्या होता है, पापा इसका मतलब क्या होता है, तो आपने हमेशा क्या कहा, फालतू की बात मत कर, अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। तो जब उन्हें जिस चीज़ के बारे में सही नॉलेज मिलनी चाहिए थी तब वो आप उनको नहीं दे पाए, तो उन्होंने वो चीज़ के बारे में कहाँ से पता किया? अपने दोस्तों से, इंटरनेट से और इस दुनिया से। तो जो उनका पहला दोस्त होना चाहिए था वो उनका सिर्फ माता और पिता तो बन पाया, बट एक अच्छा दोस्त नहीं बन पाया। तो आपको एक माता पिता बनने से पहले अपने बच्चों का एक अच्छा दोस्त बनना था कि अगर बच्चे कभी भी कुछ भी गलत ट्रैक पर जाते हैं, कुछ भी अगर उनके मन में कुछ भी गलत उठता है, तो सबसे पहले आपसे आकर बोले। उन्हें आप पर इतना ट्रस्ट होना चाहिए था कि जितना उन्हें अपने किसी और दोस्त पर ना हो। यदि अब भी आप चाहते हैं कि आपके बच्चे प्यार के असली मतलब को समझ पाए, तो अपने और अपने बच्चों के बीच जितना हो सके उतना इस जनरेशन गैप को कम करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके बच्चे और आपके बीच एक तरीके का ट्रस्ट बिल्ड हो सके। ताकि यदि आप लाइफ में आपके बच्चों के साथ कुछ भी होता है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, तो सबसे पहले वो आपसे आकर बोले, आपको बताए, आपको वो अपना सबसे बड़ा दोस्त माने। तो इस तरीके से जब आपके और आपके बच्चे के बीच एक तरीके का प्यार पनपने लगता है, तो अब उम्मीदों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती, वहाँ सब कुछ बिना एक्सपेक्टेशन के ही मिलने लगता है। कई बार पति पत्नी में भी म्यूचुअली काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती है जो कभी भी पूरी नहीं हो पाती। इवन कुछ एक्सपेक्टेशंस ऐसी है जो नेसेसरी है और उनको दोनों को फॉलो करना चाहिए। बट ये बात एक रिलेशनशिप में घुसने से पहले ही दोनों को याद रखनी है कि ये बाउंड्रीज लाइन है, ये कुछ बातें हैं जिनको दोनों को फॉलो करना है। अगर कोई भी इसको डिसओबे करता है, कोई भी इसको पालन नहीं करता, तो वहाँ हमें सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। बट ये तो रही एक बात, बट कई ऐसी उम्मीदें और होती है जो पूरी नहीं हो पाती, चाहे कोई कितना भी कुछ कर दे। चाहे सामने वाला अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है जिनको पूरी करता हो, बट फिर भी आपकी उम्मीदें कभी पूरी नहीं हो पाती। हमेशा नई नई उम्मीदें जन्म लेती है और आप सोचते हो कि मेरा पार्टनर ही उन उम्मीदों को पूरा करेगा। यदि इन सब बातों का एसेंस देखा जाए तो वो यही निकलता है कि हमें कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए होता है जो हमें फुलफिल पूरा कर सके।
बट बाहरी चीज़ें और लोग को कभी हमें वो फुलफिलमेंट, वो कंप्लीटनेस नहीं दे सकते। हम इसी के लिए चीज़ों से और लोगों से जुड़ते जाते हैं, बट हमेशा अधूरे ही रह जाते हैं। एक्चुअलिटी में हमें कुछ ऐसा चाहिए हमें जो हमें पूरा कर सके, बट बाहर दुनिया से, लोगों से, चीज़ों से वो हमें कभी नहीं मिल पाता। एक डर हमेशा हमारे भीतर बना ही रहता है कि जो भी चीज़ें मैंने इकट्ठा करी है, कहीं दुनिया उसे मुझसे छीन ना ले। अगर दुनिया ने उसे नहीं भी छीना तो समय एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को छीन लेगा। इसलिए ये डर भी हमेशा बना रहता है कि जो भी कुछ मेरे चाहने वाले हैं, अगर उनको कल कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। इसी डर की वजह से हमेशा हमारे भीतर एक बेचैनी, एक खालीपन सा बना ही रह जाता है। और इसी खालीपन को मिटाने के लिए हम चीज़ों को, लोगों को अपने आसपास इकट्ठा करते रहते हैं, बट ये चीज़ें कभी भी हमारे खालीपन को भर नहीं पाती, क्योंकि जितना भी हम इकट्ठा कर ले ये हमेशा ही कम ही पड़ता है। और लोगों को जितना भी हम अपने आसपास रखें, समय हर चीज़ को हमसे छीन ले जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? हमेशा हम खाली रह जाते हैं, कुछ भी इकट्ठा कर ले। तो वास्तव में हमें कुछ ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा मिले लाइफ में कि जिसे मिलने के बाद सब कुछ ही मिल जाए, और जो मिला है वो कुछ इस तरीके से मिले जिसे दुनिया की कोई भी ताकत, यहाँ तक कि समय भी हमसे छीन ना पाए। तो क्या वाकई में मिल सकती है हमें कोई ऐसी चीज़ जिससे हमारा खालीपन सदा के लिए भर जाए, सदा के लिए मिट जाए? क्या वास्तव में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिस पर समय भी अपने निशान ना छोड़ पाए? देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में द मैजिक ऑफ कॉन्शियसनेस।